उत्तर कोरिया में आपका स्वागत है। एक ऐसा देश जहां हकीकत कल्पना से भी ज्यादा अजीब और डरावनी लगती है। यहाँ की जिंदगी मानो कभी खत्म न होने वाला दुख स्वप्न हो। शायद आपके मन में सवाल उठे, आखिर ऐसी कौन सी वीडियो होती हैं जिनसे एक शासन इतना घबरा जाता है। आज मेरे साथ चलिए और देखते हैं उत्तर कोरिया की 10 सबसे डरावनी प्रतिबंधित वीडियो, उन अंधेरे कोनों की परतें खोलते हुए जिन्हें सरकार किसी भी हाल में सार्वजनिक नहीं होने देना चाहती। हाल के वर्षों में उत्तर कोरिया की कंप्यूटर लैब के नाटक वाली वीडियो इंटरनेट पर तेजी से फैलती रही हैं और दुनिया भर में चर्चा और मजाक दोनों का कारण बनी। वीडियो में छात्र कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठे हैं, हिलते तक नहीं। चेहरे निर्विकार, आंखें एक ब्राउजर विंडो पर टिकी हैं जिसमें गूगल का होम पेज खुला दिखता है। कहा जाता है इंटरनेट चला रहे हैं, लेकिन पूरे समय कोई टाइप नहीं करता, कोई माउस नहीं हिलाता, कोई लिंक क्लिक नहीं करता। कभी कभी किसी कंप्यूटर पर विंडोज का डेस्कटॉप भी खुला होता है, लेकिन असल में चलने वाली एक ही चीज होती है, स्क्रीन सेवर। पूरा तकनीकी सीखना इतना मशीन जैसा और अकड़ा हुआ लगता है जैसे उन्हें सच में कुछ करना ही नहीं, बस हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं वाली मुद्रा बनानी है। एक इंटरव्यू में पत्रकार ने उत्तर कोरिया के एक छात्र वैज्ञानिक से कुछ बातें की। वो आत्मविश्वास से कहता है कि वो यूरोप के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर स्ट्रिंग थ्योरी जैसी दुनिया की शीर्ष स्तर की भौतिकी समस्या पर काम कर रहा है। पहली बार सुनकर लगेगा जैसे उत्तर कोरिया की तकनीक दुनिया के सबसे उन्नत शोध से जुड़ चुकी हो, लेकिन यही दावा उत्तर कोरिया के वास्तविक तकनीकी और सूचना पर्यावरण से टकराकर अजीब विरोधाभास पैदा करता है। आम जानकारी के मुताबिक उत्तर कोरिया की ऑनलाइन दुनिया लंबे समय से वैश्विक इंटरनेट से लगभग पूरी तरह अलग थलग है। 2014 में उत्तर कोरिया के ज्ञात इंटरनेट आईपी पते सिर्फ 1024 बताए जाते थे, और ये संसाधन मुख्यतः शीर्ष नेतृत्व और सरकारी विभागों के लिए माने जाते हैं। सामान्य नागरिकों को असली वैश्विक इंटरनेट तक पहुंच नहीं मिलती। उनके हिस्से में एक बंद अंदरूनी नेटवर्क ही आता है। तो फिर यूरोप के साथ सहयोग वाला ये छात्र, संभव है कि वो भी बाहरी आगंतुकों के लिए रची गई एक तकनीकी ट्रूमैन शो जैसी प्रस्तुति का हिस्सा हो। वे कंप्यूटर के सामने बैठते हैं, कंधों पर उत्तर कोरिया की तकनीकी प्रगति दिखाने का मिशन होता है, और इस मिशन में असल तकनीक से ज्यादा जरूरी बस दिखावा होता है। उत्तर कोरिया की कंप्यूटर लैब का यह हास्यास्पद दृश्य तकनीक के प्रति शासन के विरोधाभासी रवैये को उजागर करता है। एक तरफ वे तेजी से प्रगति दिखाना चाहते हैं, एक आधुनिक देश की छवि गढ़ना चाहते हैं। दूसरी तरफ वे जानते हैं कि असली तकनीकी स्वतंत्रता और खुली जानकारी ऐसे सामाजिक बदलाव ला सकती है जिन्हें नियंत्रित करना मुश्किल हो जाएगा। और मानो ये नाटक भी पर्याप्त विश्वसनीय नहीं था, उत्तर कोरिया ने अपना घरेलू ऑपरेटिंग सिस्टम भी पेश किया, रेड स्टार 3.0। दावा यह किया गया कि यह पूरी तरह स्वयं विकसित है और इसका इंटरफेस मैकओएस जैसा बनाया गया ताकि लगे उत्तर कोरिया के पास भी उच्च स्तरीय तकनीक है। लेकिन विशेषज्ञों के विश्लेषण के मुताबिक रेड स्टार का आधार एक बेहद बंद लिनक्स कर्नेल ही है, और उसमें कड़ी निगरानी व सेंसरशिप की व्यवस्था भी अंतर्निहित बताई जाती है, जिसके कारण उपयोगकर्ता के लिए वास्तविक स्वतंत्र उपयोग लगभग असंभव हो जाता है। तकनीक के खोल के भीतर की यह बंद सच्चाई उसी शांत कंप्यूटर लैब की तरह है, खामोश लेकिन अंदर से चीखती हुई। इसलिए उत्तर कोरिया के लोगों के लिए यह कथित तकनीकी विकास अक्सर बस बाहरी दुनिया को दिखाने वाला मंचसाज बनकर रह जाता है। उन्हें शायद पता भी नहीं कि वे क्या क्या खो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कभी दुनिया को उससे बड़ा होते देखा ही नहीं। सच में यह दुखद भी है और अफसोसनक भी।
जब हम उत्तर कोरिया की ट्रेन की बात करते हैं तो दिमाग में कोई साधारण रेलगाड़ी नहीं आती, बल्कि एक सोची समझी चलती फिरती नाटकीय प्रस्तुति सामने आ जाती है। मानो किम परिवार की पूरी राजवंशीय यात्रा नीति उसी पर टिकी हो। इस ट्रेन का सबसे चर्चित दृश्य कुछ यूं बताया जाता है। प्लेटफॉर्म पर भीड़ तनाव में इंतजार कर रही है, किसी आपात सामग्री के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि महान नेता किम जोंग उन साथ ही अभी प्रकट होने वाले हैं। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर आती है, लेकिन लाल कालीन और दरवाजा एकदम सही जगह पर नहीं मिलता। सहायक घबराहट में पायदान या मैट लिए भागते हैं, जल्दी जल्दी समायोजन करते हैं, जब तक ट्रेन लाल कालीन के ठीक बीच में सटीक तरीके से नहीं रुक जाती। फिर दरवाजा खुलता है। किम जोंग उन काले कोट और फैशनेबल टोपी में बेहद शांत कदमों से बाहर निकलते हैं। जिसे लोग मजाक में चलता फिरता किला कहते हैं, वह कोई साधारण ट्रेन नहीं है। यह सिर्फ उनका चलता फिरता महल ही नहीं, उनकी सुरक्षा व्यवस्था भी है। कहा जाता है कि ट्रेन के प्रति किम परिवार का यह लगाव किम जोंग इल के दौर तक जाता है। किम जोंग इल को उड़ान से डर बताया जाता है, इसलिए वे विमान से जाने के बजाय ट्रेन से चीन और रूस तक पार करना पसंद करते थे। किम जोंग उन ने भी उसी परंपरा को आगे बढ़ाया। यात्रा में ट्रेन को प्राथमिकता देने की आदत उनके भीतर भी दिखाई देती है। 2019 में जब किम जोंग उन वियतनाम में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने गए, तब भी उन्होंने यही बख्तरबंद ट्रेन चुनी और यह यात्रा लगभग 65 घंटे चली। मानो आधुनिक समय में भी धीमी कूटनीति की एक पुरानी शैली को दोहराया गया हो। और अगर सुरक्षा की बात करें तो इसके बारे में जो विवरण सामने आते हैं वे सच में चौंकाते हैं। कहा जाता है कि खिड़कियां बुलेट प्रूफ हैं, ढांचा मजबूत किया गया है, भीतर आक्रामक हथियारों जैसी क्षमताएं और आपातकालीन हेलीकॉप्टर तक की व्यवस्था बताई जाती है। संकट की स्थिति में किम जोंग उन हेलीकॉप्टर से तुरंत निकल सकते हैं और हर यात्रा से पहले सरकार बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात करती है ताकि मार्ग का हर किलोमीटर नियंत्रण में रहे। यह ट्रेन सिर्फ सुरक्षा का किला नहीं, एक विलासिता भरा चलता फिरता बंगला भी बताई जाती है। रूसी अधिकारी प्रिलिकोव्स्की के वर्णन के अनुसार किम जोंग इल की ट्रेन में लॉबस्टर, भुना हुआ सूअर का मांस, फ्रांसीसी मदिरा परोसी जाती थी और रूसी, चीनी, कोरियाई, जापानी व फ्रांसीसी व्यंजन चुनने के लिए उपलब्ध रहते थे। यहां तक कहा जाता है कि ट्रेन में युवा महिला टिकट कर्मियों से गीत भी गवाए जाते थे ताकि मनोरंजन बना रहे। ऐसी शाही सुविधाएं किम जोंग उन के दौर में भी जारी रहने की बात कही जाती है। कुल मिलाकर यह धीमी चलने वाली ट्रेन उत्तर कोरियाई नेतृत्व की सुरक्षा, विलासिता और राजनीतिक नियंत्रण तीनों का भार उठाती दिखती है। आधुनिक कूटनीति के मंच पर यह केवल गति का प्रतीक नहीं, बल्कि परिस्थिति को अपने हिसाब से साधने की कला का संकेत बन जाती है। हर बार इसकी मौजूदगी दुनिया को जैसे यह संदेश देती है, हम जल्दी में नहीं हैं, हमारे पास समय भी है और धैर्य भी। और शायद यही किम जोंग उन की शासन शैली का एक सबसे दिलचस्प पहलू माना जाता है। उत्तर कोरिया के खोखले, समृद्ध शहरी दृश्य के पीछे एक ऐसी भीड़ छिपी बताई जाती है जिसे कोई पूछता नहीं। बेघर लोग। इंटरनेट पर कभी प्रसारित हुई एक वीडियो ने उत्तर कोरिया के निचले तबके की एक झलक दिखा दी। दृश्य में राजधानी प्योंगयांग की सड़क पर एक मां और बच्चा भटकते दिखते हैं। दुबले शरीर, मौसम की मार झेलते चेहरे देखकर मन भारी हो जाता है। उनका जीवन निचले तबके की उस सच्चाई का संकेत है जिसे बाहर दिखाए गए वैभव में जगह नहीं मिलती। इस देश में गरीबी मानो एक अदृश्य लहर की तरह असंख्य आम लोगों की जिंदगी को बहा ले जाती है। बाहरी दुनिया की जानकारी सीमित है,
लेकिन भागकर बाहर निकले लोगों के बयान से पता चलता है कि गरीबी की स्थिति बेहद गंभीर बताई जाती है। अकाल, भूख और मानवाधिकार उल्लंघन समाज में फैले होने की बातें सामने आती हैं और बेघर लोग उन समूहों में गिने जाते हैं जो सबसे ज्यादा पीड़ा झेलते हैं। आंकड़े जुटाना मुश्किल है, लेकिन कुछ शोधों के अनुसार उत्तर कोरिया के उत्तरी प्रांतों में गरीबी विशेष रूप से गंभीर बताई जाती है और संक्रामक रोग फैलने की बातें भी कही जाती हैं। इसके अलावा देश ने 3 साल तक कोविड लॉकडाउन झेला। 40 साल में दूसरी सबसे गंभीर सूखे जैसी स्थिति की बात आती है और लगातार अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध भी रहे। इन झटकों ने पहले से कमजोर निचले तबके को और भी कठिनाई में धकेला। लंबे समय से सरकार कड़ी सूचना नियंत्रण के जरिए गरीबी को अंतर्राष्ट्रीय नजर से दूर रखने की कोशिश करती आई है और बेघर लोगों पर लंबे समय तक दमन की बातें भी कही जाती हैं। आखिर वे चमकदार छवि पर दाग लगाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि सामाजिक सुरक्षा से जुड़े विभागों को यह निर्देश दिया जाता है कि जो बेघर लोग बाजारों, रेलवे स्टेशनों के पास, कूड़े के ढेरों, रेल सुरंगों, पुलों के नीचे जैसे स्थानों पर रोज दिखते हैं, उन्हें हटा दिया जाए। कुछ लोगों ने यह भी नोट किया कि हाल के वर्षों में बेघर लोगों की संख्या सचमुच रहस्यमय तरीके से घटती दिखती है। लेकिन उन्हें कहां ले जाया गया, उनके साथ किस तरह निपटा गया, इस पर सोचने से मन डर जाता है। उत्तर कोरिया में बेघर बच्चों को खिलती हुई गौरैया कहा जाता है। यह सुनने में सुंदर लगता है, लेकिन उनके दुखद भाग्य की कहानी कह देता है। 1990 के दशक के अंत से बड़ी संख्या में बच्चे माता पिता की मृत्यु या भारी गरीबी के कारण सड़क पर आ गए। परिवार की सुरक्षा के बिना वे गलियों में भटकते हैं, चोरी और कूड़ा बीनकर गुजारा करते हैं। कहा जाता है कि उनमें से बहुत से भूख और ऐसी बीमारियों से मर जाते हैं जिनका इलाज सामान्यतः आसान हो सकता था। वयस्कों की तुलना में इन बच्चों को एक तरह की छूट मिलती बताई जाती है, क्योंकि उन्हें सरकार की अनुमति के बिना भी इधर उधर भटकने से रोका नहीं जा पाता। लेकिन इस छूट की कीमत बेहद क्रूर जीवन स्थितियां हैं। वे अक्सर हिंसा, भूख और ठंड के खतरे से घिरे रहते हैं और सरकार उनके अस्तित्व को अनदेखा करती दिखती है। यहां तक कहा जाता है कि आधिकारिक तौर पर इन बच्चों की संख्या का कोई व्यवस्थित आकलन तक नहीं किया गया, मानो वे कभी थे ही नहीं। बच्चों के अलावा बुजुर्ग भिखारियों का समूह भी धीरे धीरे सामने आता बताया जाता है। ये उम्र दराज भटकने वाले लोग बच्चों की देखभाल खो देने के कारण समाज से कट गए। उनके पास जाने को जगह नहीं, खुद को पालने की क्षमता नहीं। कुछ मामलों में तो कहा जाता है कि परिवार के भोजन का बोझ उठाने में असमर्थ होने के कारण उन्हें घर छोड़ना पड़ा। ये बुजुर्ग भटकने वाले लोग एक ऐसे वृद्ध समाज का संकेत हैं जहां सुरक्षा जाल टूट चुका है और कल्याण व्यवस्था इस आबादी को बुनियादी सहारा देने में असफल बताई जाती है। जो लोग इस समाज के सबसे निचले पायदान पर फंसे हैं, उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय सहायता भी लगभग ठहर जाती है, क्योंकि सरकार बाहरी मदद पर कड़ा नियंत्रण रखती है। हालांकि कोरिया अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य और विकास संस्था का उत्तर कोरियाई सरकार के साथ सहयोग करके कुछ गरीब समूहों तक मदद पहुंचाने की बात आती है, लेकिन ऐसे उदाहरण बहुत दुर्लभ बताए जाते हैं। स्पष्ट है कि सरकार एक बंद लोहे के पर्दे के पीछे गरीबी और बेघरपन को छिपाना चाहती है। लेकिन सच ये भी है, निचले तबके की जद्दोजहद और पीड़ा को पूरी तरह मिटाया नहीं जा सकता। आमतौर पर कार डीलरशिप मतलब कार बेचने की जगह, लेकिन उत्तर कोरिया में यह जगह ज्यादा एक आधुनिकीकरण का सपनीला शो लगती है, वो भी एक कमजोर बनावटी संस्करण।
2015 की शरद ऋतु में एरिक नाम के एक पर्यटक ने एक वीडियो रिकॉर्ड की, जिसे देखकर लोग हैरान भी हुए और हंसे भी। वो कुछ विदेशी मेहमानों के साथ प्योंगयांग के एक कार शोरूम में गया। उम्मीद थी कि राजधानी में ग्राहक होंगे, बिक्री कर्मी होंगे, हलचल होगी, लेकिन असलियत उल्टी निकली। बताया जाता है कि विदेशी मेहमानों के अंदर जाने से पहले शोरूम एकदम सूना था, बिना जान के। और जैसे ही वे दरवाजे से कदम रखते हैं, मानो किसी ने अचानक जीवन फूंक दिया हो। ग्राहक तुरंत सक्रिय हो जाते हैं, इधर उधर घूमते हैं, हंसते बोलते हैं और ऐसे दिखाते हैं जैसे गंभीरता से कार चुन रहे हों। समस्या यह है कि वे लोग सच में ग्राहक कम, अचानक बुलाए गए अभिनेता ज्यादा लगते हैं। अभिनय इतना साफ, कहानी इतनी सख्त और बनावटी कि यहां तक कि सबसे कम ध्यान देने वाला दर्शक भी इसकी नकलियत भांप ले। कहा जाता है कि उत्तर कोरिया का पर्यटन उद्योग कड़ी निगरानी में चलता है। पर्यटक सिर्फ वही स्थान देख सकते हैं जो पहले से तय हों, और हर समय गाइड साथ चिपका रहता है। ऐसे में कार डीलरशिप भी आधुनिकता दिखाने वाले कार्यक्रम का एक हिस्सा बन जाती है। लेकिन जरा सोचिए, जिस देश में निजी कार अक्सर विलासिता मानी जाती है, वहां इन चमकदार शोरूमों के पीछे की सच्चाई कितनी व्यंग्यपूर्ण लगती होगी। और उत्तर कोरिया ने कभी दावा किया था कि उसके पास अपना कार निर्माता भी है, प्योंगवा मोटर्स। ये कंपनी 2000 में स्थापित बताई जाती है और एक समय इसे उत्तर कोरिया का एकमात्र कार निर्माता कहा गया। लेकिन बताया जाता है कि 2012 तक इसका उत्पादन लगभग रुक गया और अब वह मुख्यतः चीन से आयातित कारों पर निर्भर है। इसलिए उत्तर कोरिया की ये कार डीलरशिप असल में कार खरीदने की जगह कम, राष्ट्रीय छवि दिखाने की खिड़की ज्यादा लगती हैं। कारें बस मंच साज हैं और सतह की समृद्धि एक रिहर्सल किया हुआ नाटक। एक ऐसा उत्तर कोरियाई सपना जो तकनीकी रूप से उन्नत और दुनिया से जुड़ा दिखना चाहता है। उत्तर कोरिया जैसे बंद देश में राजनीतिक प्रचार के तरीके अनगिनत बताए जाते हैं। यहां तक कि कॉमिक किताबें, जो आम जगहों पर बच्चों के लिए मासूम मनोरंजन होती हैं, यहां विचारधारा भरने का औजार बन जाती हैं। दुनिया के दूसरे हिस्सों में कॉमिक्स में सुपर हीरो पृथ्वी बचाते होंगे या मजेदार किरदारों की हास्य यात्राएं होंगी, लेकिन उत्तर कोरिया में किसी कॉमिक को खोलिए तो आप संभव है किम परिवार की महान उपलब्धियां देखें या उत्तर कोरियाई सैनिकों को बाहरी शत्रुओं को हराते और देश की रक्षा करते हुए। कह सकते हैं, यहां हर कॉमिक एक राजनीतिक कक्षा है। बताया जाता है कि उत्तर कोरिया हर साल लगभग 20 तरह की अलग-अलग कॉमिक किताबें प्रकाशित करता है। अधिकतर स्वतंत्र कहानियां होती हैं और कभी-कभी उन्हें 3 भाग में भी बनाया जाता है। इनके कवर अक्सर रंगीन होते हैं, लेकिन अंदर के पन्ने ज्यादातर काले सफेद चित्रों में होते हैं। हर दृश्य योजनाबद्ध होता है, बाहरी दुश्मनों के प्रति सतर्कता, नेतृत्व की प्रशंसा और सामूहिकता के प्रति समर्पण से भरा हुआ। सिर्फ बातें नहीं, एक विदेशी पर्यटक ने उत्तर कोरिया की एक न्यूज स्टॉल का वीडियो चोरी से रिकॉर्ड करने की बात कही जाती है। पहली नजर में कॉमिक्स अखबारों और पत्रिकाओं के बीच मिली-जुली लगती हैं, कुछ खास नहीं। लेकिन जैसे ही वह एक कॉमिक खोलता है, सामने किम परिवार का चित्र आता है और उसके चारों ओर जोशीले शब्द जो उन्हें राष्ट्र का उद्धारक कहते हैं। यह कोई अकेला उदाहरण नहीं बताया जाता। 1994 में प्रकाशित मजबूत पंख को उत्तर कोरिया की राष्ट्रीय धरोहर स्तर की कॉमिक कहा जाता है और इसकी लोकप्रियता की तुलना पश्चिम के मशहूर बाल मनोरंजन से भी की जाती है। कहानी में एक बुद्धिमान साहसी मधुमक्खी अपने छत्ते के साथ मिलकर
उन ततैयों को पराजित करती है जो उनके इलाके पर हमला करना चाहते हैं। ध्यान से देखने पर कहा जाता है कि उन ततैयों की वर्दी द्वितीय विश्व युद्ध के दौर के जापानी सैनिकों जैसी लगती है, मानो जापान के अतीत के आक्रमण की ओर संकेत हो। और यह मधुमक्खी अकेले नहीं लड़ती, वह पूरे झुंड को संगठित करती है, तभी जीत होती है। ऊपर से यह एक साधारण साहसिक कहानी लगेगी, लेकिन अंदर से यह सामूहिकता का उत्तर कोरियाई घोषणा पत्र बन जाती है। और एक और बात, जहां अधिकतर उत्तर कोरियाई कॉमिक्स काले सफेद बताई जाती हैं, यह किताब रंगीन छपी हुई बताई जाती है। इससे शासन का इस पर खास ध्यान साफ झलकता है। हर पन्ने के कोने में छोटे छोटे नारे छपे होने की बात कही जाती है, जैसे कष्ट सहोगे तभी सुख मिलेगा, या दुश्मन भरोसे के लायक नहीं, वह हमेशा भेड़िया ही रहेगा। बच्चे इन्हें पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे उसी ढांचे में सोचने लगते हैं कि देश के लिए त्याग जरूरी है और दुश्मन कभी दोस्त नहीं बनेगा। और यह मत सोचिए कि वयस्क होने पर यह दायरा टूट जाएगा, क्योंकि वयस्कों के लिए भी और गहराई वाली रचनाएं तैयार की जाती हैं। उदाहरण के लिए 2001 में प्रकाशित जंगल का बर्फीला तूफान, जिसकी कहानी अधिक जटिल और शैली अधिक गंभीर बताई जाती है। कहानी में एक विमान जिसमें अमेरिकी और उत्तर कोरियाई लोग सवार हैं, अफ्रीका में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। अमेरिकियों को एकदम सांचों में ढला, स्वार्थी और मूर्ख दिखाया जाता है, जबकि उत्तर कोरियाई पात्रों को अत्यंत बुद्धिमान स्थानीय अफ्रीकी लोगों का मार्गदर्शक बताया जाता है, जो उन्हें जीना सिखाते हैं। यह हम अच्छे वे बुरे वाला ढांचा मानो प्रचार के लिए ही बनाया गया हो। अंत में उत्तर कोरियाई और स्थानीय अफ्रीकी लोग जीवित बच जाते हैं, जबकि अमेरिकियों के बारे में दिखाया जाता है कि वे जंगल में मगरमच्छों का शिकार बनते हैं। और कहानी के अंत में प्रिय नेता का संदेश रखा जाता है, अमेरिकी सैन्यवादियों की जीवन शैली को कभी स्वीकार मत करना, वह केवल विनाश लाती है। इसलिए चाहे मजबूत पंख की मधुमक्खी हो या जंगल का बर्फीला तूफान के उत्तर कोरियाई सैनिक, ये दिखने में सरल चित्र और कहानियां भीतर से राष्ट्र की विचारधारा और शासन के मूल मूल्य ढोती हैं। इस देश में कॉमिक पढ़ना सिर्फ मनोरंजन नहीं रह जाता, यह एक खामोश विचार शिक्षा बन जाती है। उत्तर कोरिया में वाटर पार्क ऊपर से तो हंसी खुशी और मस्ती की दुनिया लगते हैं, लेकिन चमकते स्विमिंग पूल और फिसलन भरी स्लाइड्स के पीछे एक देश का गहरा विरोधाभास और कठोर सच्चाई छिपी हुई है। मिसाल के तौर पर प्योंगयांग का मशहूर मुनसू वाटर पार्क, ये करीब 1,09,000 वर्ग मीटर में फैला एक विशाल पार्क है। यहाँ 14 रोमांचक वाटर स्लाइड्स हैं, कृत्रिम लहरों वाला पूल भी है और इसे विश्व स्तरीय सुविधाएं कहकर पेश किया जाता है। सरकारी मीडिया का दावा है कि यहाँ की स्लाइड्स की संख्या दूसरे देशों के वाटर पार्कों से 2 गुना ज्यादा है और गतिविधियां भी ज्यादा रोमांचक हैं। लेकिन इस पार्क की ये चमक कर किलोरियाई के लिए नहीं है। ज्यादातर आम लोगों के लिए ये बस एक दूर दराज का काल्पनिक साम्राज्य है। टिकट के दाम इतने ऊंचे बताए जाते हैं कि वे सामान्य लोगों की आय से बहुत बाहर हैं। आखिर में फायदा मुख्यतः उत्तर कोरिया के अभिजात वर्ग और कुछ विदेशी पर्यटकों को ही मिलता है। तो सवाल उठता है, जब देश के संसाधन ही कम हैं, तब सरकार इतनी भारी रकम खर्च करके ऐसी भव्य सुविधाएं क्यों बनाती है? जवाब सीधा बताया जाता है, बाहरी दुनिया को दिखाने के लिए। वाटर पार्क, स्की रिसॉर्ट जैसी ये पसंदीदा परियोजनाएं किम जोंग उन की प्रिय छवि निर्माण योजनाएं मानी जाती हैं। ये सिर्फ मनोरंजन स्थल नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आधुनिकता और समृद्धि दिखाने के औजार हैं। लेकिन यही भव्य वाटर पार्क और स्की रिसॉर्ट आम लोगों की जिंदगी से टकराकर एक बहुत बड़ा फर्क दिखाते हैं। सुविधाएं जितनी आलीशान बताई जाती हैं,
आम जनता उतनी ही भूख, गरीबी और सामग्री कमी से जूझती बताई जाती है। देश लंबे समय से खाद्य संकट का सामना करता रहा है और कई इलाकों में साफ पीने का पानी भी सहजता से उपलब्ध नहीं बताया जाता। हम जब पार्क में बच्चों की हंसी और खेल देखते हैं, उसी के पीछे हजारों बच्चे पेट भरने के लिए संघर्ष करते होने की तस्वीरें भी सामने आती हैं। और विडंबना यहीं नहीं रुकती। सिनुइजू में, जो चीन के डांडोंग से सटा हुआ शहर है, उत्तर कोरिया एक और वाटर पार्क बना रहा है। जगह बड़ी सोच समझकर चुनी गई बताई जाती है। यालू नदी के पास और चीन उत्तर कोरिया मैत्री पुल से सिर्फ 500 मीटर दूर, ताकि चीन की तरफ से आने वाले लोग इस सपनों के स्वर्ग को साफ देख सकें। इतनी दिखावटी निर्माण शैली साफ संकेत देती है कि मकसद चीन के पर्यटकों को उत्तर कोरिया की समृद्धि का दृश्य दिखाना है। एक ऐसा खुशहाल देश जो अकाल और गरीबी की छवि के ठीक उलट पेश किया जाए। इस बड़े फर्क और नकली समृद्धि के पीछे सरकार का आम लोगों की जिंदगी के प्रति बेरुखापन झलकता है। उत्तर कोरिया में बहुत से लोग बुनियादी पेट भराई तक नहीं जुटा पाते। ऐसे में पैसे खर्च करके वाटर पार्क में आराम करना तो और भी दूर की बात है। 2013 में किम जोंग उन के आदेश पर बना मासिकरयोंग स्की रिसोर्ट भी इसी तरह की पसंदीदा परियोजना बताया जाता है। इसकी प्रकृति जनता की सेवा से ज्यादा दक्षिण कोरिया के 2018 शीतकालीन ओलंपिक के मुकाबले में एक प्रतीकात्मक प्रतिस्पर्धा बताई जाती है। लेकिन निर्माण के कुछ ही समय बाद बड़े पैमाने पर आई बाढ़ से यह क्षतिग्रस्त हुआ और देश के संसाधन फिर मरम्मत में झोंक दिए गए, जबकि बाढ़ से प्रभावित आम लोग उपेक्षित बताए जाते हैं। ये परियोजनाएं उत्तर कोरिया के नेता के लिए आधुनिकता दिखाने का मंच बनती हैं, लेकिन आम लोगों को और गहरी बेबसी तथा वंचना का एहसास कराती हैं। वहां स्की रिसोर्ट और वाटर पार्क मानो एक विलासिता भरा सपना है और असल हकीकत कठोर गरीबी और भूख। भूख की समस्या उत्तर कोरिया में लंबे समय से बताई जाती है और समय के साथ भोजन की तस्करी गरीब लोगों और कठोर शासन के बीच एक जीवन मृत्यु वाला खेल बनती गई, जहां लोग भूख में किसी तरह जीने की कोशिश करते हैं और सरकार की सख्त कार्रवाई के बीच अपनी जान दांव पर लगाकर जूझते हैं। उत्तर कोरिया में खाद्य तस्करी को नई बात नहीं माना जाता, खासकर सीमावर्ती इलाकों में। जीवित रहने के लिए तस्कर गुप्त नेटवर्क के जरिए चीन सीमा से अनाज उत्तर कोरिया तक लाते बताए जाते हैं। कहा जाता है कि वे रात के अंधेरे में सीमा पार करते हैं, बोरियों में चावल, मक्का, यहां तक कि गोमांस तक भरकर, और हर पल गश्ती दल की नजर से बचने की कोशिश करते हैं। ये लोग जन्म से अपराधी नहीं बताए जाते। वे परिवार पालने के लिए मजबूर होकर जोखिम का रास्ता चुनते हैं। हर कदम पर तनाव और खतरा होता है, लेकिन उनके लिए सबसे जरूरी बात बस जिंदा रहना है। लेकिन सरकार की नजर में यह आत्मरक्षा भी राजद्रोह जैसा माना जाता है। 2021 में सरकार ने चावल की तस्करी से जुड़े 2 अधिकारियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई बताई जाती है और 2023 में गोमांस तस्करी में शामिल 9 लोगों को सार्वजनिक रूप से फांसी दिए जाने की खबरें भी आईं। कहा जाता है कि इन तस्करों ने अवैध रूप से 2100 गायों का वध किया और गोमांस को बाजारों और रेस्तरां तक बांटा, जिसे शासन की लाल रेखा पार करना माना गया। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह बताई जाती है कि सरकार ने 25,000 लोगों को ह्येसान हवाई अड्डे पर इन सार्वजनिक फांसियों को देखने के लिए मजबूर किया। यह मानो पूरे देश को एक साफ संदेश देने के लिए था, जो भी भोजन के हिस्से को छेड़ेगा उसे भारी कीमत चुकानी होगी। लेकिन सच ये भी है कि उत्तर कोरिया में खाद्य तस्करी और काला बाजार कोई नई चीज नहीं कही जाती।
1990 के दशक में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के ढहने के बाद काला बाजार लोगों के लिए भोजन पाने का एक महत्वपूर्ण रास्ता बन गया और सरकार का बाजारों के प्रति रवैया बेहद जटिल बताया जाता है। एक तरफ वे राज्य नियंत्रित खाद्य दुकानों के जरिए आपूर्ति पर एकाधिकार करना चाहते हैं, दूसरी तरफ उन्हें काला बाजार के अस्तित्व को किसी हद तक सहन भी करना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर सड़क के विक्रेता रोजगार और खाद्य वितरण में भूमिका निभाते हैं, लेकिन क्योंकि वे सरकार को नियमित कर नहीं दे पाते, इसलिए समय समय पर दमन की कार्रवाई का सामना करते बताए जाते हैं। ये विरोधाभास सरकार के उस बेबस नियंत्रण को दिखाता है। उन्हें बाजार से जनता की नाराजगी कुछ कम करनी पड़ती है, लेकिन वे डरते भी हैं कि बाजार बहुत फैल गया तो सत्ता का नियंत्रण कमजोर हो सकता है। शायद उत्तर कोरिया में तस्करी सिर्फ जीने का तरीका नहीं, एक खामोश प्रतिरोध भी है। गरीबी के खिलाफ, दमन के खिलाफ और उस कठोर व्यवस्था के खिलाफ जो किसी भी विचलन को बर्दाश्त नहीं करती। इस लोहे के पर्दे वाले देश में भोजन सिर्फ एक वक्त का खाना नहीं, ये उम्मीद, साहस और कभी-कभी आजादी का प्रतीक बन जाता है। उत्तर कोरिया जैसे रहस्यमय लोहे के पर्दे वाले देश में जासूसी की हर कहानी किसी तनाव भरी थ्रिलर जैसी लगती है और उनमें 62 साल के अमेरिकी नागरिक किम डोंग चोल की कहानी ठीक वैसी ही दिल दहला देने वाली प्रस्तुति बन गई। उसकी गिरफ्तारी और कबूलनामे को उत्तर कोरिया ने बाहरी साजिशों पर आरोप लगाने वाली एक नाटकीय कथा बनाया और उसका निजी भविष्य मजबूरान एक राजनीतिक मोहरा बन गया। कहानी की शुरुआत 2011 में बताई जाती है। किम डोंग चोल का दावा है कि उसी समय दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी के लोगों ने उससे संपर्क किया और उसने पैसे लेकर जासूसी काम शुरू किया। लेकिन उत्तर कोरियाई आधिकारिक रिपोर्टों में यह कहानी एक अलग रंग ले लेती है। इस 62 वर्षीय व्यक्ति को लंबे समय से छिपा हुआ अनुभवी जासूस बताकर दिखाया गया और शासन ने उसकी गिरफ्तारी को एक बड़ी जीत की तरह पेश किया, ये कहते हुए कि इससे विदेशी शत्रुतापूर्ण ताकतों की साजिशें उजागर हुईं। 2016 में उत्तर कोरिया में एक ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ जिसे दुनिया भर में देखा गया। किम डोंग चोल कैमरन के सामने मुख्य पात्र बनकर खड़ा था। वो अपराध बोध के भाव में सिर झुकाकर माफी मांगता दिखा। आंसू उसके तनाव भरे चेहरे से बहते रहे और उसकी आवाज भावनाओं से कंपाती रही। लेकिन उत्तर कोरिया लंबे समय से जबरन कबूलनामों के लिए बदनाम रहा है, इसलिए बाहरी दुनिया की नजर में उसके आंसू और पछतावा एक मजबूरी भरा अभिनय ज्यादा लगते हैं। और ये रहस्य और गहरा हो जाता है क्योंकि भले ही उसने उत्तर कोरिया में अपने जासूस होने की बात कबूली, दक्षिण कोरिया की राष्ट्रीय खुफिया सेवा ने कहा कि इस मामले का उनसे कोई संबंध नहीं। अमेरिकी पक्ष की खुफिया एजेंसियों ने भी उसके साथ किसी संबंध को स्वीकार नहीं किया। इससे पूरा मामला और ज्यादा उलझा हुआ लगता है। किम डोंग चोल का यह भी दावा रहा कि उसे अमेरिका ने उत्तर कोरिया विरोधी गतिविधियों के लिए उकसाया, लेकिन इन बयानों में ठोस सबूतों की कमी बताई जाती है और इसी वजह से बाहरी दुनिया को शक होता है कि कैमरे के सामने उसने जो कहा वो सच था या नहीं। इस कहानी में सच्चाई कितनी भी हो, एक बात साफ दिखती है, वो उत्तर कोरिया के लिए सत्ता दिखाने का एक औजार बन चुका था। उसकी गिरफ्तारी, मुकदमा और कबूलनामा सब अंतर्राष्ट्रीय खंभन के एक हिस्से की तरह इस्तेमाल किए गए। आखिरकार उसे 10 साल की श्रमदंड यानी कि सजा सुनाई गई। मामला ऊपर से तो बंद होता दिखा, लेकिन उसने वास्तव में कौन सा अपराध किया था, ये सवाल आज तक साफ नहीं हो पाया। 2011 की एक सर्द सुबह उत्तर कोरिया के राष्ट्रीय टेलीविजन ने अचानक नियमित प्रसारण रोक दिया और फिर देश को हिला देने वाली खबर पढ़ी गई। सर्वोच्च नेता किम जोंग इल का निधन हो गया है।
स्क्रीन पर एक मशहूर महिला एंकर गहरे रंग के शोक वस्त्र में दिखाई दी। वह रोते रोते रुकी नहीं, आंसू उसके गालों से बह रहे थे। जो आवाज आम दिनों में सख्त और दमदार रहती थी, वह उसी पल कांपती और टूटती हुई लगने लगी। एक ऐसे देश में जो कठोर शासन के लिए जाना जाता है, यह सार्वजनिक दुख का विशाल मंचन असाधारण रूप से अजीब लगा। पूरे देश ने स्क्रीन पर दिखते सिसकियों के साथ अभूतपूर्व शोक में डूबने जैसा दृश्य दिखाया। आधिकारिक कैमरों में हजारों लोग चौकों और सड़कों पर घुटनों के बल गिरते, फूट फूट कर रोते, जमीन पीटते दिखे, मानो दुख शब्दों से परे हों। सरकारी मीडिया ने इन दृश्यों का बड़े पैमाने पर प्रचार किया, जैसे दुनिया को यह साबित करना हो कि यह सिर्फ एक नेता की मृत्यु नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र के टूट जाने का क्षण है। लेकिन बहुत जल्दी ये दृश्य अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन गए। बाहरी दुनिया ने सवाल उठाया, ये आंसू सच में शोक थे या डर और जीवित रहने के दबाव के कारण किया गया अभिनय? आखिर एक सर्वसत्तावादी व्यवस्था में व्यक्तिगत निष्ठा को सख्त सार्वजनिक संकेतों से मापा जाता है। न रोना या पर्याप्त सच्चा न रोना गंभीर नतीजे ला सकता है। हाँ, आपने सही सुना। उत्तर कोरिया में निष्ठा सिर्फ राजनीतिक रवैया नहीं, ये जीवित रहने की रणनीति बन जाती है। शक्ति और नियंत्रण पर टिके इस देश में सरकार लंबे समय से बाध्यकारी निष्ठा प्रदर्शन के जरिए शासन बनाए रखने की बात कही जाती है। भीतर से कोई नेता को मानता हो या नहीं, आम लोगों को सार्वजनिक जगहों पर बिना शर्त वफादारी दिखानी पड़ती है। इसका मतलब यह भी है कि नेता की मृत्यु पर अत्यधिक दुख और शोक दिखाना एक राजनीतिक कर्तव्य बन जाता है। जो लोग सार्वजनिक रूप से ठीक से प्रदर्शन नहीं कर पाते, उनके दंडित किए जाने की आशंका बताई जाती है। हल्के मामले में नौकरी छिन सकती है और गंभीर स्थिति में पूरे परिवार की 3 पीढ़ियों तक को बदनाम श्रम शिविरों में भेजे जाने का खतरा बताया जाता है। यह 3 पीढ़ी दंड नीति यह संकेत देती है कि भले ही व्यक्ति की अपनी हरकतों में कोई कमी न हो, उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि ही उसकी पूरी जिंदगी तय कर सकती है। हालांकि कुछ लोगों का यह भी मानना है कि किम जोंग इल की मौत कई उत्तर कोरियाइयों के लिए सच में जीवन के किसी आधार के टूटने जैसी हो सकती थी। वे नेता को भीतर से समर्थन करते हों या नहीं, किम परिवार दशकों से उनके दैनिक जीवन, विचार, शिक्षा और सामाजिक व्यवस्था में गहराई तक मौजूद बताया जाता है। इसलिए जब किम जोंग इल का निधन हुआ, कुछ लोगों को शायद डर लगा। इसलिए नहीं कि वह चला गया, बल्कि इसलिए कि आगे का भविष्य क्या होगा, यह अनिश्चितता बहुत डरावनी थी। जो भी हो, किम जोंग इल की मौत की यह अजीब सार्वजनिक घोषणा उत्तर कोरिया के इतिहास में एक अलग तरह का क्षण बन गई। इसने न सिर्फ नेता पूजा की चरम तस्वीर दिखाई, बल्कि सामूहिक भय की गहरी प्रकृति भी उजागर की। धरती पर नर्क उत्तर कोरिया की बनाई हुई समृद्धि की सजावट के पीछे ऐसे शिविर बताए जाते हैं जिनकी तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देती हैं। अनुमान के मुताबिक अभी लगभग 80,000 से 1,20,000 लोग इन शिविरों में यातना और अमानवीय व्यवहार झेल रहे हैं। शिविरों में मारपीट, बिजली के झटके, लंबे समय तक कैद जैसी यातनाएं व्यापक बताई जाती हैं और कुछ अफवाहों में भीतर डरावने रासायनिक प्रयोगों तक की बातें भी सामने आती हैं। ऐसे दृश्य 21वीं सदी में मौजूद हो सकते हैं, ये कल्पना करना भी मुश्किल लगता है। उत्तर कोरिया के श्रम शिविर आधुनिक दुनिया में धरती पर नर्क कहे जाते हैं। ये छिपे हुए क्रूर स्थान हर पल सबसे निर्मम दमन और अन्याय की गवाही देते हैं। सरकार भले ही पूरी ताकत से इनकार करती रहे, लेकिन कई भागकर निकले लोगों की गवाही और हालिया उपग्रह तस्वीरें इन शिविरों की वास्तविक मौजूदगी की ओर इशारा करती बताई जाती हैं। 2023 में CNN की एक जांच रिपोर्ट ने शिविरों की भयावह स्थिति सामने रखी।
रिपोर्ट में दिखाई गई प्रभावशाली फुटेज में कैदियों को बेहद खराब परिस्थितियों में उनकी क्षमता से परे श्रम करने के लिए मजबूर दिखाया गया। भूख और यातना जो सुनने में मध्ययुगीन लगती हैं, उत्तर कोरिया में 21वीं सदी में भी मौजूद होने की बात कही गई। कोरिया फ्यूचर नामक संगठन की रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ 2023 में ही 1000 से अधिक हिंसा/उत्पीड़न और यातना के मामले दर्ज किए गए। उसी रिपोर्ट में महिलाओं से जुड़े सैकड़ों मामलों और 100 से अधिक ऐसे मामलों का उल्लेख बताया जाता है जिनमें लोगों की मौत हो गई। इन क्रूर कार्रवाइयों का उद्देश्य कैदियों का सुधार नहीं, बल्कि भय के जरिए किम जोंग उन शासन की पूर्ण सत्ता बनाए रखना बताया जाता है। और सबसे अहम बात यह है कि वहां बंद किए गए लोगों में से कई पर बहुत बड़े अपराध नहीं, बल्कि हल्की राजनीतिक बात, सीमा पार करने की कोशिश या सिर्फ निष्ठाहीन होने के संदेह जैसे कारण बताए जाते हैं। नतीजा ये कि सिर्फ व्यक्ति नहीं, उनके परिवार तक को 3 पीढ़ियों तक सामूहिक रूप से दंडित किए जाने की आशंका बताई जाती है। इन कैद स्थलों में सामान्य जीवन पूरी तरह टूट जाता है और उसकी जगह अपमानजनक गुलामी और यातनाएं रह जाती हैं। शिविरों के दंड तरीकों में कुछ बयान बेहद डरावने विवरण भी देते हैं। एक मामले में उत्तर कोरिया से भागने की कोशिश करने वाली गर्भवती महिला को पकड़े जाने के बाद बच्चे का जन्म जबरन समय से पहले करवाए जाने की बात कही जाती है। ऐसी क्रूरता आज के दौर में भी घट सकती है, ये सोचकर ही मन सिहर उठता है। एक अन्य कैदी के बारे में बताया जाता है कि सिर्फ 1 महीने में उसका वजन 60 किलोग्राम से घटकर 37 किलोग्राम रह गया। कारण ये बताया गया कि उसे जीवित रहने के लिए कॉकरोच और चूहे खाने पड़े। कुछ जीवित बचे लोगों की यादों में यह भी आता है कि शिविर में वे धीरे धीरे इंसान होने का एहसास खोने लगे। उन्हें 6.6 वर्ग मीटर के सेल में 5 लोगों के साथ ठूंस कर रखा जाता था। खाने में मक्के के छिलके और चावल का भूसा सा हिस्सा मिलता था और हिलने डुलने पर उन्हें गुलामों की तरह रेंग कर चलना पड़ता था या कमर मोड़कर लगभग समकोण बनाकर चलने के लिए मजबूर किया जाता था। इन सब के बावजूद उत्तर कोरियाई शासन हमेशा की तरह सभी आरोपों से इनकार करता है और कहता है कि ये अमेरिका व उसके सहयोगियों की मानवाधिकार मुहिम है। 2020 में कोविड-19 के बाद से उत्तर कोरिया ने सीमाबंदी और सख्त कर दी, जिससे बाहरी दुनिया के लिए अंदर की स्थिति का स्वतंत्र सत्यापन करना और मुश्किल बताया जाता है। उत्तर कोरिया के श्रम शिविरों का अस्तित्व इस बंद शासन के सबसे अंधेरे कोने को दिखाता है। यहाँ कानून और मानवाधिकार नहीं, बस हिंसा, डर और दमन की बातें सामने आती हैं। ये भयावह स्थितियां भले ही बचे हुए लोगों की गवाही से बाहर तक पहुंची हों, लेकिन जो लोग अब भी लोहे के पर्दे के पीछे फंसे हैं, उनके लिए ये शिविर आज भी एक ऐसा दुस्वप्न है जिससे निकलना लगभग असंभव बताया जाता है। तो आप इस सब पर क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। तो बस आज के वीडियो का पूरा कंटेंट यही था। आज हमने उत्तर कोरिया की 10 प्रतिबंधित वीडियो में से ये हिस्से दिखाए। आपको इनमें से कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा याद रह गया? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।